बरसों पुराना बड़ा गांव दिन में जितना शांत दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के चारों तरफ फैले घने जंगल, टूटी गलियां, पुराने मिट्टी के घर और हर शाम अचानक छा जाने वाला सन्नाटा लोगों के मन में एक अनजाना डर भर देता था। लेकिन इस गांव का असली भय था जंगल के बीच बनी पुरानी बावड़ी, जिसे लोग काली बावड़ी कहते थे। गांव में मान्यता थी कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो हर अमावस की रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। लोग कहते थे कि रात के बाद अगर कोई उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके रहते हैं और जिसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे रोते हुए देखा है, लेकिन जिसने भी उसका पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में करीब 12 साल बाद अर्जुन लौटा था। शहर में नौकरी करने वाला अर्जुन अपने पिता की मौत के बाद पुश्तैनी घर बेचने आया था। जब वो शाम को बस से उतरा तो उसे गांव पहले से अलग लगा। लोग जल्दी जल्दी घरों में जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं और हर चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। उसने चाय वाले से पूछा तो वो कांपती आवाज में बोला कि आज अमावस है और रात होने से पहले सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। अर्जुन ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि गांव में कुछ बहुत गलत है। रात करीब 11 बजे जब वो पुराने घर में अकेला बैठा था तो बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे घर के पास आने लगी। डरते हुए उसने खिड़की खोली तो दूर खेतों के बीच उसे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और बिल्कुल स्थिर शरीर। अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन गांव के प्रधान ने उसे बताया कि करीब 40 साल पहले रेशमा नाम की एक लड़की की लाश उसी बावड़ी में मिली थी और उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोगों ने रात में रोने की आवाजें सुननी शुरू कर दी और कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। उसी रात अर्जुन के घर में गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जो दरवाजे से उसके बिस्तर तक आ रहे थे। फिर उसके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन वो गांव वालों की मना करने के बावजूद जंगल की तरफ निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी और जंगल में इतना सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। जब वह बावड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां अजीब बदबू महसूस हुई। उसने नीचे झांका तो काला पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक उसमें हलचल होने लगी और धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आने लगा। सफेद आंखें, सड़ा हुआ चेहरा और लंबे बाल। अर्जुन डर कर पीछे गिर पड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी मिट्टी के अंदर से निकले एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। किसी तरह वो जान बचाकर गांव लौटा। उसी रात उसे अपने घर के स्टोर रूम में अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि रेशमा की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसे मारकर बावड़ी में फेंक दिया था, क्योंकि उसने गांव के जमींदार के अपराध देख लिए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो वापस आ चुकी है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके पिता भी इस राज में शामिल थे। तभी गांव में पहली मौत हुई। जमींदार का बेटा अपने कमरे में मृत मिला और दीवार पर खून से लिखा था, एक बाकी है। इसके बाद हर अमावस को एक आदमी मरने लगा। पूरा गांव दहशत में था। रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते, मंदिरों में पूजा होने लगी, लेकिन मौतें नहीं रुकी। अर्जुन ने डायरी दोबारा पढ़ी और उसे पता चला कि उसके पिता भी रेशमा की हत्या में शामिल थे। उसी रात घर की लाइट चली गई और सीढ़ियों से किसी के नंगे पैरों की आवाज आने लगी। जब उसने टॉर्च जलाई तो सफेद साड़ी में वही औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी।
उसका आधा चेहरा जला हुआ था और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। वो बस अर्जुन को घूरती रही और फिर नीचे की तरफ इशारा करने लगी, जैसे उसे कहीं बुला रही हो। अगले दिन गांव के पुजारी ने अर्जुन को बताया कि जब तक आखिरी गुनहगार नहीं मरेगा तब तक आत्मा शांत नहीं होगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे डायरी में एक और बात मिली, जिसमें लिखा था कि अगर रेशमा की हड्डियों का सही संस्कार कर दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा शांत हो जाए। अमावस की रात वो अकेला बावड़ी की तरफ गया। आसमान पूरी तरह काला था और जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। जब वो बावड़ी तक पहुंचा तो उसने देखा कि पानी के ऊपर वही औरत हवा में खड़ी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अचानक पानी उबलने लगा और उसमें से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके रस्सी नीचे डाली और कुछ देर बाद उसे हड्डियां मिली। जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, पूरी बावड़ी चीखों से गूंज उठी। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि रेशमा अकेली नहीं मरी थी। उस बावड़ी में और भी कई लोगों की लाशें दफन थीं। गांव वालों ने सालों तक अपने अपराध छुपाए थे। अचानक रेशमा उसके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि दर्द से भरा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें न्याय चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने पुलिस को सब बता दिया। जब बावड़ी खुदवाई गई तो उसमें से कई कंकाल मिले और गांव के पुराने अपराध सामने आ गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उसी रात अर्जुन ने खिड़की के बाहर फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को जंगल से रोने की आवाजें आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बावड़ी के पास बच्चों की चीखें सुनी है। एक रात गांव का बूढ़ा चौकीदार अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। उसकी आंखें निकली हुई थीं और शरीर पर मिट्टी लगी थी, जैसे उसे जमीन के अंदर घसीटा गया हो। उसके पास खून से लिखा था, सच अभी बाकी है। अर्जुन समझ गया कि आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। उसने अपने घर के पुराने तहखाने की तलाश शुरू की। स्टोर रूम में छिपे एक गुप्त दरवाजे के पीछे उसे सीढ़ियां मिली, जो नीचे एक बड़े अंधेरे कमरे में जाती थीं। वहां दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर पुराने कागज पड़े थे। उनमें एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसका पिता, गांव का मुखिया और कुछ दूसरे आदमी खड़े थे और उनके पैरों में बंधी हुई रेशमा दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से सांस लेने की आवाज आई और अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी। रेशमा उसके सामने थी। अचानक अर्जुन के दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगी। उसने देखा कि रेशमा को जिंदा बावड़ी में फेंका गया था और वो घंटों मदद के लिए चीखती रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माफी मांगी, लेकिन रेशमा ने बस जंगल की तरफ इशारा किया। उसी रात अर्जुन फिर बावड़ी पहुंचा। वहां गांव के कुछ लोग मशाले लिए खड़े थे और पुजारी कोई तांत्रिक पूजा कर रहा था। तभी बावड़ी के अंदर से भयानक चीख सुनाई दी और काला पानी ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उसमें से दर्जनों हाथ बाहर आने लगे। गांव वाले डर कर भागने लगे, लेकिन अचानक रेशमा पानी के ऊपर दिखाई दी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे कई दूसरी परछाइयां खड़ी थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि गांव में सिर्फ रेशमा ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं भी उसी बावड़ी में कैद थीं। तभी गांव का पुजारी चिल्लाया कि असली गुनहगार अभी जिंदा है। अचानक अर्जुन को पता चला कि उसका अपना चाचा, जो सालों से गांव से बाहर था, वही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर कई लोगों की हत्या की थी, ताकि उनका राज कभी बाहर ना आए। उसी समय जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और बावड़ी से निकलती चीखों ने
पूरा जंगल हिला दिया। अर्जुन ने अपने चाचा का सामना किया, लेकिन वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला कि इस गांव का हर आदमी गुनहगार है। तभी अचानक जमीन फटने लगी और काले हाथ मिट्टी से बाहर निकलने लगे। गांव वाले भागने लगे, लेकिन कई लोग उन हाथों में फंस गए। अर्जुन किसी तरह रेशमा की हड्डियों को लेकर मंदिर पहुंचा, जहां पुजारी ने अंतिम संस्कार की तैयारी की। जैसे ही अग्नि जली, पूरे गांव में भयानक चीख गूंज उठी। अचानक हवा शांत हो गई, जंगल का सन्नाटा खत्म हो गया और पहली बार ऐसा लगा जैसे गांव ने राहत की सांस ली हो। अगले दिन सूरज कई सालों बाद साफ दिखाई दिया। लोग डर के बिना घरों से बाहर निकले, लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ कहानियों कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसी रात जब वो गांव छोड़ने वाला था, उसने बस की खिड़की से जंगल की तरफ देखा। दूर बावड़ी के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक धीमी मुस्कान थी। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। बस आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अर्जुन की नजरें अब भी जंगल की तरफ टिकी हुई थी। धुंध धीरे धीरे पूरे रास्ते को ढक रही थी और दूर काली बावड़ी के पास खड़ी वह सफेद आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अर्जुन के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कहानी खत्म नहीं हुई, जैसे कोई चीज अब भी उसे वापस बुला रही हो। बस गांव से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिए। पूरी बस झटके से रुक गई। यात्रियों की चीख निकल गई। अर्जुन आगे की सीट से टकराते टकराते मचा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया। सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। सिर झुका हुआ, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। ड्राइवर डर के मारे कांपने लगा। बाकी यात्री भगवान का नाम लेने लगे। तभी बस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक बस के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई ठीक पीछे बैठा हो। अर्जुन धीरे धीरे पलटा। पीछे की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा इस बार साफ दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी मुस्कान। वह धीरे धीरे अर्जुन को देख रही थी। अचानक बस अपने आप चालू हो गई। लाइटें वापस आ गई। यात्री घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। ड्राइवर बिना कुछ बोले बस तेजी से चलाने लगा। अर्जुन का गला सूख चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि रेशमा की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। अगले दिन शहर पहुंचने के बाद भी अर्जुन का डर खत्म नहीं हुआ। रात होते ही उसे वही रोने की आवाज सुनाई देती। कभी खिड़की पर किसी के खरोचने की आवाज आती, तो कभी कमरे में गीले पैरों के निशान दिखाई देते। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। एक रात उसने सपने में देखा कि वह फिर उसी बावड़ी के सामने खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है और पानी में सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वे सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, हमें बाहर निकालो। तभी अचानक पानी में से रेशमा निकली और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अर्जुन डर कर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तभी उसे कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने डरते हुए उधर देखा और उसकी सांस रुक गई। कमरे के अंधेरे में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चमकती सफेद आंखें। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अगले दिन उसने गांव के पुजारी को फोन किया, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। बेचैन होकर उसने गांव के एक आदमी को फोन लगाया। उधर से कांपती हुई आवाज आई। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस आदमी ने बताया कि पिछली रात पुजारी की लाश मंदिर में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, झूठा न्याय। अर्जुन समझ गया कि उसने कुछ बहुत बड़ा नजरअंदाज कर दिया है। उसी रात उसने अपने पिता की डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। कई पुराने पन्नों के बीच उसे एक छिपा हुआ कागज मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रेशमा अकेली नहीं थी। अर्जुन का दिमाग घूम गया। अगर रेशमा अकेली नहीं थी तो बाकी लोग कौन थे और उनकी आत्माएं अब भी क्यों भटक रही थी? जवाब ढूंढने के लिए अर्जुन दोबारा बड़ा गांव लौट आया, लेकिन इस बार गांव पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कई घर खाली पड़े थे। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, जैसे सब किसी बड़े डर में जी रहे हो। रात होते ही पूरा गांव फिर अंधेरे में डूब गया। अर्जुन सीधे उस पुराने तहखाने में गया जहां उसे फोटो मिली थी। इस बार उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। काफी देर बाद उसे दीवार में एक और छिपा हिस्सा मिला। उसने पत्थर हटाया तो अंदर लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खोलते ही बदबू का तेज झोंका बाहर आया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ गहने और कई बच्चों की हड्डियां थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तब उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था कि गांव के कुछ लोग सालों से जंगल में तांत्रिक बलि देते थे। रेशमा ने एक रात उन्हें बच्चों की हत्या करते देख लिया था, इसलिए उसे भी मार दिया गया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी तहखाने में अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई। फिर एक साथ कई बच्चों की आवाजें आने लगी। अर्जुन डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर अंधेरे में दर्जनों छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगे। वे हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन तभी अचानक सफेद रोशनी चमकी और उसके सामने रेशमा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने उन बच्चों की तरफ इशारा किया और बोली, इन्हें मुक्त करो। अगले दिन अर्जुन पुलिस लेकर जंगल पहुंचा। तहखाने और बावड़ी की खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, वैसे वैसे दर्जनों छोटे कंकाल बाहर आने लगे। पूरा गांव कांप उठा। टीवी चैनल, पुलिस और मीडिया हर तरफ फैल गए। गांव वालों के चेहरों पर सालों का छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी रात असली खौफ शुरू हुआ। गांव में अचानक तेज आंधी आने लगी। आसमान लाल हो गया और काली बावड़ी के अंदर से इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए। अर्जुन दौड़ता हुआ बावड़ी तक पहुंचा। उसने देखा कि पानी के ऊपर सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी हैं। उनमें बच्चे भी थे और रेशमा भी। तभी अचानक गांव के कुछ बूढ़े लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देने लगे थे। एक एक करके लोग पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन तभी जमीन फटने लगी और काले हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर लोगों को पकड़ने लगे। पूरा गांव चीखों से भर गया। अर्जुन समझ गया कि आत्माएं अब बदला नहीं बल्कि मुक्ति चाहती है। वह तुरंत मंदिर भागा और पुजारी की पुरानी किताब लेकर वापस आया। कांपते हाथों से उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, हवा और तेज होती गई। बावड़ी का पानी उबलने लगा। अचानक रेशमा धीरे धीरे अर्जुन के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब हमें शांति मिलेगी। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी फैली। चीखें अचानक बंद हो गई। हवा शांत हो गई और एक एक करके सारी आत्माएं धुंध में गायब होने लगी। आखिरी में रेशमा भी मुस्कुराते हुए अंधेरे में खो गई। अगले दिन बड़ा गांव पूरी तरह बदल चुका था। पहली बार लोगों के चेहरों पर डर नहीं था, लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं। जब वह आखिरी बार गांव छोड़ने लगा तो उसने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। दूर धुंध के बीच उसे कुछ सेकंड के लिए फिर वही सफेद आकृति दिखाई दी।
लेकिन इस बार उसके साथ कई छोटे बच्चे भी खड़े थे। और फिर सब धीरे धीरे सुबह की धूप में गायब हो गए। अर्जुन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर बड़ा गांव को देखा। सुबह की हल्की धूप पूरे गांव पर फैल चुकी थी। जंगल के बीच वाला करका काराय लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। कई सालों बाद गांव में डर की जगह शांति थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। मंदिर की घंटियां सामान्य तरीके से बज रही थी। बच्चों की आवाजें फिर सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव किसी लंबे डरावने सपने से जागा हो। अर्जुन बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी। उसने आंखें बंद की और पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बस अब जंगल के आखिरी मोड़ से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र दूर काली बावड़ी पर पड़ी। धुंध के बीच उसे कुछ पल के लिए सफ़ेद साड़ी में रेशमा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके आसपास छोटे छोटे बच्चों की धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। वे सब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से सिर झुका लिया। अगले ही पल धुंध घनी हुई और सब गायब हो गया। बस गांव की सीमा पार कर चुकी थी। कई महीने गुजर गए। बड़ा गांव में फिर कभी किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी। काली बावड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने वहां एक छोटा मंदिर बनवा दिया, जहां हर साल उन मासूम लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए जाते थे। लेकिन आज भी गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि अमावस की रात अगर कोई उस जंगल के पास जाए तो उसे दूर धुंध में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। मगर अब उसके चेहरे पर डर नहीं होता, बस एक शांत मुस्कान होती है, जैसे उसे आखिरकार न्याय मिल गया हो। और यही था काली बावड़ी के रहस्य का अंत, या शायद शुरुआत, क्योंकि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर आपको काली बावड़ी का रहस्य की ये डरावनी और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, देख रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आगे अर्जुन के साथ क्या हुआ, क्या सच में सब खत्म हो गया था या जंगल में अब भी कोई डर छिपा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर लिखो, पार्ट 2 जल्दी लाओ।